दुनिया की सबसे बड़ी मोनोलिथिक वास्तुकला यानी सिर्फ एक ही पत्थर से बनी इमारत के अविश्वसनीय पैमाने की कल्पना कीजिए। हम बात कर रहे हैं एलोरा के मशहूर कैलाश मंदिर की। ये सिर्फ कोई पुरानी सी इमारत नहीं है। ये प्राचीन इंजीनियरिंग का एक ऐसा दिमाग घुमा देने वाला चमत्कार है जो आज भी दुनिया भर के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और इतिहासकारों को पूरी तरह से हैरान कर देता है। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में गहराई से गोता लगाते हैं और समझते हैं कि आखिर एक पूरी की पूरी पहाड़ी को तराश कर यह भव्य मंदिर कैसे खड़ा कर दिया गया। 2 लाख टन। जी हाँ, 2 लाख टन। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। जरा कल्पना कीजिए, एक ही पहाड़ी को काटा गया और वहां से 2 लाख टन यानी करीब 20 लाख क्यूबिक फीट ठोस बेसाल्ट चट्टान को काट कर निकाल लिया गया। इसे ऐसे समझिए कि प्राचीन मूर्तिकारों ने एक पूरे क्रिकेट स्टेडियम के बराबर की पहाड़ी को अंदर से खोखला कर दिया और बीच में छोड़ दिया ठोस पत्थर का ये विशाल मंदिर। ये सटीकता और कला का वो लेवल है जिसे देखकर लिटरली रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इसका असर सिर्फ आज की मॉडर्न दुनिया पर ही नहीं पड़ा है। प्राचीन अभिलेखों में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि यह संरचना इतनी अद्भुत थी कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। मतलब ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये उस दौर के लोगों के सच्चे रिएक्शन को दर्शाता है। जब आने वाली पीढ़ियों ने इस लेवल की कारीगरी और भव्यता को देखा तो वे बस निःशब्द रह गए थे। अब अगर इसके टाइमलाइन पर नजर डालें तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। इसकी शुरुआत होती है आज से लगभग 75 मिलियन साल पहले, जब ज्वालामुखियों ने इस इलाके में कठोर बेसॉल्ट चट्टानें बनाई जिन्हें डेक्कन ट्रैप कहा जाता है। फिर 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच आते हैं हमारे मुख्य किरदार, राष्ट्रकूट राजवंश। माना जाता है कि इस विशाल संरचना को तराशने में पूरे 100 साल लग गए। लेकिन मजे की बात यह है कि इसका असली इतिहास सदियों तक छिपा रहा, जब तक कि 1920 के दशक में बड़ौदा में कुछ प्राचीन ताम्रपत्र या कॉपर प्लेट्स नहीं मिल गए जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने इसके निर्माण की कहानी खोल दी। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे विस्मृत निर्माताओं की। ये कितनी बड़ी विडंबना है ना कि भारत के सबसे महान स्मारकों में से एक को बनाने वाले राष्ट्रकूट राजवंश को आधुनिक भारत में बहुत कम लोग जानते हैं। ये कोई छोटे मोटे राजा नहीं थे। इनका साम्राज्य दक्षिण कर्नाटक से लेकर उत्तर प्रदेश के कन्नौज तक फैला हुआ था। 1920 में मिले उन ताम्रपत्रों से खुलासा हुआ कि राजा कृष्ण प्रथम और संभवतः उनके पिता दंती दुर्ग इस इम्पॉसिबल सी लगने वाली परियोजना के असली मास्टरमाइंड थे। ये उनकी ही दृष्टि और दूरदर्शिता थी जिसने इस असंभव सपने को सच कर दिखाया। अब इसके विशाल आकार से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मंदिर की वास्तुकला को डिकोड करते हैं। ये कोई आम गुफा नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा मंदिर परिसर है। जरा इसके डायमेंशन सुनिए। 300 फीट लंबा और 175 फीट चौड़ा, बीच में 96 फीट ऊंचा एक भव्य शिखर है और प्रवेश द्वार के दोनों तरफ 70-70 फीट ऊंचे 2 विशाल स्तंभ खड़े हैं। अंदर कई मंडप हैं, एक मुख्य गर्भगृह है और एक बहुत बड़ा सभाकक्ष है। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ, जी हाँ सब कुछ, सिर्फ एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। और यहां आता है सबसे क्रूशियल पॉइंट। इस मंदिर को ईंट दर ईंट जोड़कर बिल्कुल नहीं बनाया गया है। निर्माण के लिए बाहर से एक सिंगल पत्थर भी नहीं लाया गया, बल्कि कारीगरों ने मंदिर के चारों ओर की पूरी पहाड़ी ही गायब कर दी। बेस पर विशाल हाथियों की आकृतियां उकेरी गई हैं, जिन्हें देखकर लगता है जैसे पूरा मंदिर उन्होंने ही अपने कंधों पर उठा रखा है। ये पूरी की पूरी संरचना उसी लिविंग रॉक यानी मूल चट्टान से ही उभरी है। और खूबसूरती सिर्फ इसके साइज में नहीं, बल्कि इसकी डिटेल्स में है। 1200 साल पहले के उन कलाकारों ने इसके हर एक कोने को बेहद बारीकी से सजाया है। मुख्य रूप से ये एक शिव मंदिर है जिसमें भगवान शिव दक्षिण दिशा की ओर प्रमुखता से विराजमान है, लेकिन उत्तरी हिस्से में भगवान विष्णु की भी कई छवियां मौजूद हैं। अगर दीवारों को देखें तो वहां महाभारत और रामायण के पूरे दृश्य उकेरे गए हैं। ये उस समय की असीम भक्ति और माइथोलॉजी का एकदम जीता जागता चित्रपट है। खैर, अब उस सवाल पर आते हैं जो सबको हैरान करता है, एक सदी तक चलने वाली ऊपर से नीचे की नक्काशी। बिना किसी 3D डिजिटल टूल्स, क्रेन या मॉडर्न मशीनों के उन्होंने इस विशाल पहाड़ को मंदिर में कैसे बदल दिया। असली जीनियस तो यह है कि उन्होंने उस विशाल चट्टान के अंदर पूरे 3D परिसर की पहले से ही कल्पना कर ली थी। इतिहासकारों का मानना है कि नक्काशी ऊपर से नीचे की ओर की गई, मतलब उन्होंने छत से शुरू किया और धीरे धीरे तराशते हुए फर्श तक पहुंचे। और ये काम पूरे 100 साल तक चला। शिल्प संघों यानी क्राफ्ट गिल्ड्स ने अपने बच्चों को ये कला सिखाई ताकि एक पीढ़ी का काम खत्म होने पर अगली पीढ़ी बिना किसी गलती के उसे वहीं से आगे बढ़ा सके। ये एक अद्भुत अनुशासन था।
और यहीं पर कुछ लोग गलत दिशा में चले जाते हैं, मानवीय प्रतिभा को भूलकर एलियंस की थियरी ले आते हैं। इंटरनेट पे जाएंगे तो ऐसी अनगिनत थ्योरीज और अफवाहें मिलेंगी कि इसे तो एलियंस ने बनाया होगा या इसके लिए किसी रहस्यमयी लेजर तकनीक का इस्तेमाल हुआ होगा। लेकिन ऐतिहासिक वास्तविकता इन सारी धारणाओं को पूरी तरह खारिज करती है। सच तो यह है कि ये प्राचीन भारतीय प्रतिभा कई पीढ़ियों के मूर्तिकारों की दिन रात की मेहनत और शिल्प के उस गहन ज्ञान का नतीजा है जो शायद आज हमारे पास है ही नहीं। मतलब अगर सीधे शब्दों में कहें तो इस काम का सारा क्रेडिट एलियंस को दे देना हमारे प्राचीन भारतीय कलाकारों की प्रतिभा के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। जब हम इस चमत्कार को एलियंस का काम बता देते हैं तो हम वास्तव में अपने ही वास्तुकारों, उनके ज्ञान और उनकी बेजोड़ रचनात्मकता का अपमान कर रहे होते हैं। यह 100% मानवीय प्रतिभा का कमाल है, भले ही वह शिल्प ज्ञान वक्त के साथ कहीं खो गया हो। लेकिन जाते जाते एक ऐसा सवाल जो सच में दिमाग सुन्न कर देता है। अगर इंसानों ने ही इस पूरी पहाड़ी को तराशा था तो वहां से जो 2 लाख टन ठोस मलबा और पत्थर काटकर निकाला गया था वो गया कहां? मंदिर के आसपास मीलों तक उस मलबे का कोई नामो निशान नहीं है। इतने सारे विशाल पत्थरों को कहां ले जाया गया, उनका क्या इस्तेमाल हुआ, ये आज भी एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। कैलाश मंदिर का निर्माण तो हमने समझ लिया, लेकिन वो गायब हुआ पत्थर, वो आज भी एक पहेली है जो किसी को भी गहरे अचरज में डाल सकती है। और इसी रहस्यमयी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।